जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में और हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने नोटिस किया हो तो एक जनरल पैटर्न है कि हर 20 साल के बाद एक नया चार्टर एक्ट लाया जा रहा है। 1773 में लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे पहली कोशिश थी कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की। इसके एग्जैक्टली 20 साल के बाद लाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और ये चार्टर एक्ट में सबसे पहला चार्टर एक्ट था। फिर 20 साल निकलेंगे और लाया जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को, फिर एग्जैक्टली 20 साल के बाद लाया जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को, और फिर 20 साल निकलेंगे और लाया जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। मतलब एक जनरल पैटर्न है कि हर 20 साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आ रही है जिसके थ्रू कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से छोटे मोटे एक्ट्स आते रहेंगे, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया 1784 में, तो ज़रूरत के हिसाब से बीच बीच में छोटे मोटे एक्ट्स आते रहेंगे। बट एक जनरल पैटर्न क्या है? जनरल पैटर्न है कि हर 20 साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आ रही है जिसके थ्रू कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। आज के सेशन में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया? एक तो ये बोला गया कि कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड किया जा रहा है, कंपनी की मोनोपोली को बढ़ाया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कंपनी की इंडिया में ट्रेड के ऊपर जो मोनोपोली थी उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 1813 तक एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या बोला गया कि कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली 5 लाख पाउंड्स पे करेगी, देगी। तीसरा बोला गया कि ये जो गवर्नर जनरल है, ये जो गवर्नर्स हैं और ये जो कमांडर इन चीफ है, इनको अगर अपॉइंट करना है तो रॉयल अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। रॉयल अप्रूवल को मैंडेटरी कर दिया गया। इससे पहले तक क्या होता था कि कंपनी गवर्नर जनरल को, गवर्नर्स को, कमांडर इन चीफ को अपने हिसाब से अपॉइंट करती थी, लेकिन अब क्या बोल दिया गया कि इन लोगों को अपॉइंट करने के लिए आपको रॉयल अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। मतलब कंपनी के अफेयर्स के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर रही है। चौथा क्या बोला गया कि कंपनी के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो इंडिया को विदाउट परमिशन नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर विदाउट परमिशन छोड़ेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, यहाँ कंपनी में हाई लेवल का करप्शन था। ये जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये खूब सारा पैसा कमाया करते थे, खूब सारा करप्शन किया करते थे, और फिर रातों रात वापस चले जाते थे। 2-3 महीने ब्रिटेन में रहते थे, उस पैसे से बढ़िया घर बनाते थे, इन्वेस्ट करते थे, किसी को पता चलता ही नहीं था, बिकॉज कोई परमिशन लेने की ज़रूरत तो थी नहीं। 2-3 महीने ब्रिटेन में रहते थे, फिर वापस आते थे, यहाँ पे खूब सारा करप्शन करते थे, खूब सारा पैसा कमाते थे, फिर वापस चले जाते थे। इस करप्शन को कंटेन करने के लिए, इन सीनियर ऑफिशियल्स पे थोड़ा लगाम लगाने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में साफ साफ लिख दिया गया कि जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये इंडिया को विदाउट परमिशन छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब परमिशन लेनी पड़ेगी इंडिया को छोड़ने के लिए, और अगर आप परमिशन लोगे तो सारे अथॉरिटीज़ को पता चलेगा। सारे अथॉरिटीज़ को अगर पता चलेगा तो आप ये जो करप्शन का पैसा है इसको लेकर नहीं जा सकते हो। तो क्लियरली बोल दिया गया कि जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये इंडिया को विदाउट परमिशन नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर विदाउट परमिशन छोड़ेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने रिजाइन कर दिया है। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में की गई वो क्या थी कि कंपनी को पावर दे दी गई कि कंपनी लाइसेंसेस इशू कर सकती थी। कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंडिविजुअल्स को और कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लाइसेंसेस इशू कर सकती थी, और ये जो लाइसेंसेस थे इनको बुलाया गया प्रिविलेज या इनको बुलाया गया कंट्री ट्रेड। और जब कंपनी इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए लाइसेंसेस देने की शुरुआत करेगी तो चाइना के साथ में जो हमारा ओपीएम का ट्रेड है
वो बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, एक तो कंपनी के मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 साल के लिए। दूसरा, कंपनी को बोला गया कि आप एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड्स पे करोगे। तीसरा बोला गया कि ये जो गवर्नर जनरल है, ये जो गवर्नर्स हैं और ये जो कमांडर इन चीफ है, इसके अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी है। फिर चौथा क्या बोला गया कि ये जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये इंडिया को विदाउट परमिशन नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर विदाउट परमिशन छोड़ेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। बेहद इंपॉर्टेंट चीज 1793 के चार्टर एक्ट में क्या की गई कि कंपनी को पावर दे दी गई लाइसेंसेस इशू करने की। कंपनी इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए लाइसेंसेस इशू कर सकती थी फॉर ट्रेड इन इंडिया, जिनको बुलाया गया प्रिविलेज या जिनको बुलाया गया कंट्री ट्रेड। एक और इंपॉर्टेंट चीज की गई, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी के फंक्शन से अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। पहले क्या होता था, रेवेन्यू रिलेटेड कोई भी केस होता था तो कंपनी उस केस को, उस डिस्प्यूट को सुनने के लिए माल अदालत को ऑर्गेनाइज किया करती थी। मतलब कंपनी खुद ही माल अदालत को ऑर्गेनाइज किया करती थी। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में क्या बोल दिया गया कि भाई साहब ये जो रेवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं ये जुडिशरी का फंक्शन है, आप रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन करो, एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज को देखो। जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो किसका फंक्शन है, वो जुडिशरी का फंक्शन है, और इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज की गई, क्या की गई, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई। गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकते थे। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या बोला गया कि जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, होम गवर्नमेंट का मतलब कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, इंडियन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए लंदन में जो बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये कामकाज क्या करता था, ये कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल लोकेटेड कहाँ पे था, ये लोकेटेड था लंदन में। तो ये बोला गया कि ये जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर्स जो कि लंदन में बैठ के काम कर रहे हैं सरकार के लिए, लेकिन इनका काम है कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। इन होम गवर्नमेंट के मेंबर्स को जो भी सैलरी है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चा है इनके ऑफिस का, इनकी सैलरी का, इनके पेंशन का, वो सारा खर्चा इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये 1919 तक चलेगा। पहले क्या होता था कि ये जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे, जैसे ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स थे, इनकी सैलरी, इनके एक्सपेंसेस, इनका जो भी खर्चा था ऑफिस वगैरह का, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद से देती थी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या बोल दिया गया कि ये जो होम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं इनकी सैलरी वगैरह, इनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे। बेसिकली सरकार ये कह रही है कि देखो, आपके लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके अफेयर्स को चेक करने के लिए हमने ये बॉडीज बनाई हैं लंदन में। इन बॉडीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनका पेमेंट, उनकी सैलरी, उनका खर्चा आप ही दोगे। और फाइनली इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक बार फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक प्रेसिडेंट और सिर्फ 2 जूनियर मेंबर्स थे। पहले जब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था तो इसमें 6 मेंबर्स थे, और ये जो 6 मेंबर्स हैं इनमें से 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और इनमें से 4 जो हैं वो प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे। अच्छा, प्रिवी काउंसिल क्या होती है, पिछले सेशन में शायद अपन ने बताया हो, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिवी काउंसिल बेसिकली जो ब्रिटेन का मोनार्क हुआ करता था उसको एडवाइस करने के लिए जो काउंसिल हुआ करती थी उसको बुलाया जाता था प्रिवी काउंसिल। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 बहुत सिंपल तौर पे क्या बोलता है, एक तो कंपनी के मोनोपोली को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। दूसरा ये बोला गया कि कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एनुअली 5 लाख पाउंड्स पे करेगी। तीसरा बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर्स हैं और जो कमांडर इन चीफ है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा। चौथा बोला गया कि कंपनी के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया को विदाउट परमिशन नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ेंगे तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने रिजाइन किया है। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ की गई वो क्या थी
कि कंपनी को पावर दे दी गई कि कंपनी इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाइसेंस इश्यू कर सकती थी। फिर इसके अलावा क्या बोला गया कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी फंक्शन से सेपरेट किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई। फिर बोला गया कि जितने भी होम गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, इनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इंडियन रेवेन्यू से पे किए जाएंगे, और ये जो सिस्टम है ये 1990 तक कंटिन्यू रहेगा, 1919 तक चलता रहेगा। और फाइनली बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अब सिर्फ एक प्रेसिडेंट और 2 जूनियर मेंबर्स थे। पहले कितने मेंबर्स थे? पहले टोटल 6 मेंबर्स थे। ये हो गई बात चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में। देखो, इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर सोच रहे हो कि सिर्फ सेशन देखेंगे और चीज़ें याद हो जाएंगी, नहीं होंगी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, उनको 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या लिखा गया? एक तो कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली। बेसिकली चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू जो कंपनी की मोनोपोली एक्सटेंड की गई थी अगले 20 साल के लिए, अब उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया, कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया। लेकिन हाँ, 2 एक्सेप्शंस थे। क्या एक्सेप्शंस थे? एक तो ट्रेड विद चाइना और दूसरा ट्रेड इन टी। मतलब चाइना के साथ में जो ट्रेड है उसमें अभी भी कंपनी की मोनोपोली थी, और टी में कंपनी की जो भी ट्रेड है उसमें अभी भी कंपनी की मोनोपोली थी। बाकी सारी चीज़ों में कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया। दूसरा बोला गया कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 10.5% ऑफ द डिविडेंड मिलेगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी, उसका 10.5% हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। कंपनी को अगले 20 साल के लिए ये बोल दिया गया कि आप इंडियन टेरिटरीज को पजेस कर सकते हो और जो भी रेवेन्यू है उसको भी पजेस कर सकते हो। ट्रेड में मोनोपोली को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि जो टेरिटरीज हैं इंडिया में वो कंपनी के पास में रहेंगी अगले 20 साल के लिए, और जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वो भी कंपनी के पास में रहेगा अगले 20 साल के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें अगले 20 साल तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि प्रीलिम्स वगैरह में पूछी जा सकती है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसमें पहली बार 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए। तो अगर कभी पूछ लिया जाए वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू सबसे पहली बार एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसा दिया गया, वो एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अलावा बोला गया कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की काउंसिल्स जो भी रेगुलेशंस बनाएंगी, उन रेगुलेशंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। मतलब अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। सीधे सीधे बोल रही है कि इंडिया में जो मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में काउंसिल्स हैं, वो जो भी रेगुलेशंस बनाएंगी, उन रेगुलेशंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। फिर ये बोला गया कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए और टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ के लिए अलग अलग अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। कमर्शियल लेवल पे आपने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है उसका अलग अकाउंट, और टेरिटोरियल रेवेन्यूज़ जो भी आप टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए अलग अकाउंट मेंटेन करो। एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी कि वो इंडिया आ सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं। और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पहला एक्ट जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी कि वो इंडिया आके अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, वो कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, छोटा सा एक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या क्या कहा गया? एक तो कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया, लेकिन 2 एक्सेप्शंस थे। कौन कौन से? ट्रेड विद चाइना और दूसरा ट्रेड इन टी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या बोला गया कि अगले 20 साल तक ये जो इंडियन टेरिटरीज हैं
वो कंपनी के पास में रहेंगी, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और जो भी रेवेन्यू है वो भी कंपनी के पास में रहेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स को एनलार्ज कर दिया गया, जो बेहद इंपॉर्टेंट था। पहली बार एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए, और 1813 में 1 लाख रुपए देना अपने आप में बड़ी बात थी। फिर क्या बोला गया कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की काउंसिल्स जो भी रेगुलेशंस बनाएंगी उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई कि क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई कि वो इंडिया आ सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं। इसको भी शॉर्ट में लिखो, देखो अपन लिख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या बोला जा रहा है, एक तो कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया, लेकिन 2 एक्सेप्शंस थे। एक तो क्या, ट्रेड विद चाइना, और दूसरा क्या, ट्रेड इन टी। ये 2 एक्सेप्शंस थे। दूसरा अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो कि बोल दिया गया कि कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 10.5% डिविडेंड मिलेगा ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया कि अगले 20 साल के लिए जो भी टेरिटरीज हैं और जो भी रेवेन्यू है उसको कंपनी पजेस करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स को और ज़्यादा एनलार्ज कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू। फिर क्या बोला गया कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की काउंसिल्स जो भी रेगुलेशंस बनाएंगी उन रेगुलेशंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। एक चीज ये भी बोल दी गई कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और टेरिटोरियल रेवेन्यूज के जो अकाउंट्स हैं उनको सेपरेटली मेंटेन किया जाए। और फाइनली ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया आ सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बुलाया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये जो 1813 के एक्ट में 2 एक्सेप्शंस दिए गए थे, इन एक्सेप्शंस को भी अब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मतलब कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर वो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई बाय दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फिर बोला गया कि अगले 20 साल के लिए कंपनी को और लीज दी जा रही है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर, कि ये जो इंडियन टेरिटरीज हैं इनको कंट्रोल, इनको मैनेज करने का काम अगले 20 साल तक किसका होगा, कंपनी का होगा। लेकिन एक चीज ऐड कर दी गई कि ये जो टेरिटरीज हैं इनको कंपनी गवर्न करेगी इन द नेम ऑफ क्राउन। मतलब धीरे धीरे क्राउन जो है, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन टेरिटरीज के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है। जैसे ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इसमें तो साफ साफ बोल दिया गया कि हम बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेंगे, जो भी इंडियन टेरिटरीज हैं और जो भी रेवेन्यू है वो अगले 20 साल तक किसके पास में रहेगा, कंपनी के पास में रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। क्या बोला गया कि ये जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैं इनको मैनेज, इनको गवर्न करने का काम अगले 20 साल तक रहेगा तो कंपनी का ही, लेकिन कंपनी इनको गवर्न करेगी इन द नेम ऑफ क्राउन। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि यूरोपियंस को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और इंडिया में सेटल हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से यूरोपियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में सेटल करने की कोशिश की जा रही थी ताकि यहाँ पे जो यूरोपियन कल्चर है उसको बढ़ाया जा सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की गई इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया। और पहले लॉ मेंबर जिनको ऐड किया गया वो कौन थे, टीवी मैकुले। कौन थे, टीवी मैकुले। बेसिकली 3+1 की गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, 3 मेंबर्स थे और एक खुद गवर्नर जनरल थे। अब इसमें एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया और वो मेंबर कौन है, वो है लॉ मेंबर। और लॉ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे एडवाइस करेगा ये लॉ मेंबर। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग अगर सेंट हेलेना एक्ट आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चार्टर एक्ट है, तो आप याद रखना इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। दूसरा ये बोला गया कि अगले 20 साल तक इंडिया की जो टेरिटरीज हैं उनको मैनेज तो कंपनी करेगी, उनको कंट्रोल तो कंपनी करेगी, लेकिन कंपनी करेगी इन द नेम ऑफ क्राउन। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की गई वो क्या की गई कि यूरोपियंस को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया एंटर कर सकते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं।
चौथा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया। पहले लॉ मेंबर जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड होंगे उनका नाम क्या था? टीवी मैकुले। क्या नाम था? टीवी मैकुले। इसके अलावा ये बोला गया कि इंडियन लॉज को कोडिफाई किया जाए और कंसोलिडेट किया जाए, और ये एक तरीके से अच्छी चीज़ थी, बिकॉज यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे कंट्री में मॉडर्न स्टेट की फाउंडेशन रखेंगी। और ये जो मॉडर्न स्टेट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने को समझ में आता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या बोल दिया गया कि इंडियन लॉज को मॉडिफाई किया जाए और कंसोलिडेट किया जाए। फिर क्या बोला गया कि कंपनी के अंडर जितनी भी जॉब्स हैं उन सब को इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। ये बोल दिया गया कि कंपनी के अंडर जितनी भी जॉब्स हैं उनको रिलीजन के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, वगैरह वगैरह के बेसिस पे इंडियन सिटीजन्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो कंपनी की जॉब्स को सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार कोशिश करी कि स्लेव्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये जो स्लेवरी है इसको फाइनली अबॉलिश किया जाएगा 1843 में, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करी कि ये जो स्लेवरी है, ये जो स्लेव्स हैं, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। और फिर इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए गए जिनके थ्रू सेंट्रलाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, सेंट्रलाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई। जैसे गवर्नर जनरल को कंपनी की जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो दे दी गई। ऑल द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स रिलेटेड पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जितनी भी अदर टेरिटरीज थी उनको सीधे सीधे गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रख दिया गया। गवर्नर जनरल को पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया गया रेवेन्यू के ऊपर, पूरा पूरा कंट्रोल दे दिया गया एक्सपेंडिचर के ऊपर। और जो मद्रास और बॉम्बे की गवर्नमेंट्स थी, जो गवर्नर्स थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को भी ड्रास्टिकली कम कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल था उसको बेहद पावरफुल बना दिया गया। भाई सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई, सारा रेवेन्यू उसके अंडर में प्लेस कर दिया गया, सारी जितनी भी टेरिटरीज थी वो गवर्नर जनरल के अंडर में प्लेस कर दी गई। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको भी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है इसमें क्या कहा गया। एक तो कंपनी के मोनोपोली को पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। दूसरा, ये तो बोला गया कि अगले 20 साल के लिए इंडियन टेरिटरीज को कंपनी ही रेगुलेट करेगी, लेकिन अब गवर्न करेगी इन द नेम ऑफ क्राउन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू यूरोपियंस को अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया आके सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया। पहले लॉ मेंबर जो कि ऐड किए जाएंगे उनका नाम क्या था? टीवी मैकुले। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई कि इंडियन लॉज को कोडिफाई किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। कंपनी की जितनी भी जॉब्स थी उनको सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। कोशिश की गई कि स्लेव्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया जाएगा 1843 में। और फिर गवर्नर जनरल को खूब सारी पावर्स दी गई। सारे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स किसके अंडर प्लेस कर दिए गए? गवर्नर जनरल के अंडर। सारी टेरिटरीज किसके अंडर प्लेस कर दी गई? गवर्नर जनरल के अंडर। सारा रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को ड्रास्टिकली कम कर दिया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बेहद इजी सेशन था। आपको सिर्फ करना इतना है कि अपना पेज लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। अगर ऐसे किताब में से या स्लाइड्स में से पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, कंपैरिजन के तौर पे देखो कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।